वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करंट नॉमिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 2, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 31 मई से लेकर 6 जून का सारा करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर होगा। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से, जो रिलेट करेगा एक ऐसी घटना को जो अपने आप में काफ़ी दुखद है। केरला की ये घटना है जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, बट हमने इसको रिलेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजंस दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सब लोग। विच आर्टिकल स्टेट्स द फॉलोइंग? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हिंदी में ये बोलता है, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा किसको सुरक्षित रखने का? आपका जो प्राकृतिक वातावरण है, आपका पर्यावरण है, जो आपके वन हैं, आपकी झीलें हैं, आपकी नदियां हैं, आपके वन्य जीव हैं, साथ में उनके प्रति क्या रखना होगा? दया का भाव रखना होगा, सहानुभूति रखनी होगी। आपने जो इंसिडेंट देखा था जहां पर केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को पाइनएप्पल के अंदर फायर क्रैकर्स डालकर उसको खिला दिया गया था, कितना वो आप देख सकते हो कितना दयनीय वो केस था, जिसके माध्यम से पूरे इंडिया के अंदर एक क्रांति जगी है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स को भी राइट टू लाइफ मिलना चाहिए। अभी आपको इसका आंसर देना है आर्टिकल 51A सबसेक्शन डी, आर्टिकल 51A सबसेक्शन ई, आर्टिकल 51A सबसेक्शन एफ और आर्टिकल 51A सबसेक्शन जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान के पार्ट 4A। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान के पार्ट 4A, जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आर्टिकल 51A के बारे में बात करते हैं। 51A के अलग अलग सबसेक्शन हैं, ठीक है, अलग अलग आपके मौलिक कर्तव्य है, तो आपको बताना है इसका आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हो, आंसर इज़ आर्टिकल 51A सबसेक्शन जी, जो बताता है कि बेसिकली आपको जो आपका वातावरण है या पर्यावरण है या आपके वन्य जीव है, नदियां हैं, आपकी झीलें हैं, उनको सुरक्षित रखना है, इनके प्रति सहानुभूति का भाव रखना है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 51A जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको इस इंसिडेंट के बारे में सब लोगों को एग्जैक्टली पता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली केरला के लिए जो एक लिटरेसी के मामले में पूरी कंट्री में एक मिसाल है, ठीक है, वहाँ ऐसी घटनाएं होती है, काफ़ी निंदनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर मांग उठ रही है कि किस प्रकार से एनिमल्स को भी राइट टू लाइफ यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। दिस इज़ आर्टिकल 51G जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आपकी बुक से मैंने डायरेक्टली रिलेट कर दिया। दिस इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन इन आर्टिकल 51A एंड पार्ट कौन सा है संविधान का? पार्ट 4A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फार्मर्स से। यहाँ पर हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन की। तो यहाँ पर हम डेयरी फार्मर्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपके पास, इन अ बिड टू स्ट्रेंथन आत्मनिर्भर अभियान पैकेज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड KCC टू 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्मर्स की। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारा पैकेज था, बेसिकली उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को KCC प्रोवाइड करेगी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोला गया है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, RRBs, RRB मतलब आपका रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। एंड थर्ड बोला गया है KCC स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2000 टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। वर्ष 2000 में जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसकी शुरुआत की गई, किसके लिए? किसानों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। बताना है आपको 1 ओनली है, 2 ओनली है या दोनों करेक्ट है। फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। अब देखो, ये लिया है हमने PIB से, आप देखोगे दिस इज़ द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली बात की है, यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर की डायरेक्टली बात नहीं की है, यहाँ पर हमने बात की है डेयरी फार्मर्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च्ड फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। दिस इज ए स्पेशल ड्राइव विच इज़ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर फार्मर्स।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, इसको इम्प्लीमेंट करवाने का जिम्मा किसको सौंपा गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा, आपके जो कॉमर्शियल बैंक्स है, जो वाणिज्यिक बैंक है, आपके जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिनको हम रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं, आपके छोटे वित्तीय बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहकारी समितियां हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, यहाँ पर 2000 की जगह क्या आएगा, 1998। ध्यान रखना, केसीसी स्कीम या केसीसी योजना 1998 में भारत में लॉन्च हो चुकी थी, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ का आंसर आपको देखने को मिलेगा 1 और 2। ठीक है, आप यहाँ पर करेक्शन करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर सी ऑप्शन को बना लेंगे 1 और 2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पर आप लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2, 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। तो आप देख सकते हैं फोटो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड की, इस टाइप का आपका कार्ड होगा ये। ठीक है, जो बेसिकली आप देख सकते हो जो केसीसी कैंपेन है, जो 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। कौन सा विभाग आपका, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और जो फिशरीज वाला विभाग है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस टाइप का एक कार्ड होगा, आप देख सकते हो। दिस इज़ रुपे डेबिट कार्ड, इसको किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम होगा एंड इस टाइप का कार्ड यहाँ पर बनेगा, जिसके माध्यम से किसानों को क्या दी जाएगी, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए केसीसी में जो लोन दिए जाते हैं काफ़ी कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, लगभग 4 से 4.25% के इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से उनका क्या होता है, इंटरेस्ट की छूट दी जाती है। अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट सोचो 7% है, तो यहाँ पर 3% उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है। तो लगभग काफ़ी कम रेट्स पर उनको यहाँ पर लोन मिलता है, जिससे क्या होता है, अभी मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और किसानों की जो फाइनेंशियल समस्याएं हैं वो भी यहाँ से दूर होती हुई देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी से है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल। ठीक है, इंडियन नेशनल सुपर मॉडल के बारे में है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला, इट विल फोरकास्ट द कोरोना वायरस स्प्रेड। क्या करेगा, इट विल फोरकास्ट द कोरोना वायरस स्प्रेड एंड ऑल्सो मॉनिटर द फ्यूचर ट्रांसमिशन ऑफ इंस्पेक्शन विद द एम टू असिस्ट गवर्नमेंट इन डिसीजंस। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा मॉनसून फोरकास्ट होता है, वैसे ये क्या करेगा, मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है। तो पहले आपको बताना है आंसर क्या होगा। एंड सेकंड, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग है उसका एक इनिशिएटिव है, दैट इज़ कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल। आप इसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हो। आप देख सकते हो हमारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो अपनी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, और 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट के माध्यम से इसने यहाँ पर एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हो डीएसटी मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने इनिशिएट किया है कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल। किसके लिए इनिशिएट किया है, फॉर मॉनिटरिंग इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन है, ठीक है, आपको पता है कोविड-19 काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी जल्दी फैलता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए, साथ में जो आपकी नीति निर्माण करता है उनकी सहायता करने के लिए किस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाएगी, किस प्रकार की पॉलिसी कारगर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ये स्कीम है इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। तो आप देख सकते हो इंस्पायर्ड बाय इंडियाज़ हिस्ट्री यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल। तो ध्यान रखना, ये सारा का सारा एक कैलकुलेशन मॉडल है। आप देख रहे हो नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं, तो कोविड-19 को मैथमेटिकल मॉडल्स की सहायता से डील किया जाएगा। किसके लिए, जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, साथ में आप देखोगे ये मॉडल जो पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा डेटा पर, जो भी रेलेवेंट कोविड-19 का डेटा है उसका एनालिसिस करेगा, उसके माध्यम से नए नए ट्रेंड यहाँ पर जनरेट करेगा। इस इनिशिएटिव में आप देखोगे जो हमारी स्पेशली IISc बेंगलुरु है, ठीक है, आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है वो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सब लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। फोरकास्ट करेगा किसके माध्यम से, मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से, डेटा एनालिसिस के माध्यम से, जिससे क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन को मॉनिटर किया जाएगा और गवर्नमेंट को सहायता मिलेगी। और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G7 ग्रुप पर। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले ही
2 और 3 डेज़ पहले आपने देखा होगा हमारे जो यूएसए के राष्ट्रपति जी थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने G7 की समिट को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है और बेसिकली बोला है कि G7 को क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए G10 में या G11 के अंदर। जो 4 कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है, इंडिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और आपका दक्षिणी कोरिया और आपका रशिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है G7 के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है G7 कंसिस्ट द ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। G7 विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। दूसरा बोला गया है जर्मनी, फ्रांस, चाइना आर द मेंबर्स ऑफ G7 ग्रुप। 3 मेंबर्स के नाम दिए गए हैं, तीनों G7 के मेंबर्स हैं। थर्ड बोला गया है रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड एज ए मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। अभी हाल ही में भारत ने G7 ग्रुप के सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको ये किसी कार्टूनिस्ट ने कितना अच्छा कार्टून बनाया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जी है, खुद ऊपर खड़े हैं और हथौड़ा मार रहे हैं G7 को, मतलब अब G7 को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्वेश्चन भी दिया था कि किन किन इनिशिएटिव से यूएसए बाहर हो गया है। काफ़ी सारे मैंने आपको बताए थे, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो आपका UNHRC हो, WHO से भी बाहर होने की बात चल रही है, चाहे TPP हो। तो वो जो पिछला वीडियो है ज़रूर देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कंट्रीज़ के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल 7 कंट्रीज़ है। 4 कंट्री कहाँ से आती है आपकी, यूरोप से। 1 इज़ फ्रांस, अनदर इज़ जर्मनी एंड देन इटली एंड देन आपका UK। इसमें से आप देख सकते हो फ्रांस और UK जो 2 आपकी कंट्री है, ये कहाँ की कंट्री है, जो आपकी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स है, उसमें फ्रांस भी आता है और UK भी आता है। अब बची 2 कंट्री को आप कैसे याद रखोगे, GI टेक का नाम सबने सुना होगा, G फॉर जर्मनी और I फॉर इटली। 4 कंट्रीज़ आपको याद हो चुकी होगी। देन बची जो आपकी 3 कंट्री है उसमें देखोगे 2 कंट्रीज़ आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मिलेगी। 1 इज़ USA दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अनदर इज़ कनाडा। 6 कंट्री हो गई। एक कंट्री आपकी बची जो मिलेगी आपको एशिया पैसिफिक से, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, दैट इज़ जापान। 4 कंट्री यूरोप से, 2 कंट्री अमेरिकन कॉन्टिनेंट से एंड 1 कंट्री आपकी एशिया पैसिफिक से। 7 कंट्रीज़ है। अब आप आंसर कर सकते हैं। पहला, एक और चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो सारी की सारी कंट्रीज़ आएगी डेवलप्ड आएगी, डेवलपिंग नहीं आएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री एक भी नहीं है। अभी बात चल रही है कि G7 को एक्सटेंड किया जाए और यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जर्मनी सही है, फ्रांस सही है, लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ज्वाइन यहाँ पर नहीं हुआ है। ये बात चल रही है कि G7 को क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक फॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप देखोगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं करियर स्किल ट्रेनिंग के बारे में। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करियर स्किल ट्रेनिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC में पूछा भी जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको करियर स्किल ट्रेनिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक पहल है। दूसरा, इट इज़ द कोर्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद TCS इओन, ठीक है। एंड ये किसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, जो आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है उसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपकी कौन सी स्किल्स, जैसे आपका एटीट्यूड वाला पार्ट हो गया, आपकी जो बेसिकली आप देखोगे कई सारी स्किल्स होती है, जैसे कि आपकी रीडिंग एबिलिटी होती है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी होती है। तो सॉफ्ट स्किल्स आप में जनरेट करना। द ट्रेनिंग मॉड्यूल आर अवेलेबल ऑन द NCS पोर्टल। NCS मतलब आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, इन इंग्लिश ओनली। यहाँ पर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड करवाया गया है वो केवल इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवाया गया है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पर पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछा, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है। आप देखो यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव है आपका TCS के साथ, ध्यान रखना ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है वो किसके द्वारा चलाया गया है, आपका NCS के द्वारा, नेशनल करियर सर्विस। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये किसके अंडर आता है, आपका लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। ध्यान रखना जो आपका श्रम मंत्रालय है या लेबर मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये आता है आपका NCS। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर ये नहीं आता है। तो ध्यान रखना, करियर का मतलब आपको रोजगार जनरेट करना है, तो ये किसके अंदर जाएगा, आपका आपकी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जाएगा। और इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, NCS, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, इसके मॉड्यूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल
एम्प्लॉयबल है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा, सॉफ्ट स्किल्स जनरेट करेगा ताकि बेसिकली हमें स्किल्स मिल सके और हम जल्दी से जल्दी क्या हो सके, एम्प्लॉयबल यहाँ पर हो सके। तो कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर, 1 भी इनकरेक्ट है एंड 3 भी इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ग्रुप डिस्कशंस यहाँ पर किए जाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स में आता है, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन हो, किस प्रकार से आपका रिज्यूमे प्रिपेयर होता है, आपको किस प्रकार से प्रेजेंटेशंस देनी होती है। तो इस प्रकार की सारी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि बेसिकली जो पर्सन से उनकी स्किल बढ़ सके, वो एम्प्लॉयबल जल्दी से जल्दी हो सके। किसकी सहायता से आपका, तो ये आपका फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग है, कोई इसके लिए फ़ीस नहीं देना होता, ठीक है। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, तो आंसर इज़ 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स अ सेमी एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ रिलीज्ड बाय। जो ये रिपोर्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। ये रिपोर्ट मैंने क्या बोला, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल का मतलब है ये साल में 2 बार रिलीज़ की जाती है, जनवरी में एंड जून के अंदर। अभी जो रिलीज़ की गई है वो जून 2020 वाला एडिशन रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा, आपको नाम बताना है। 1 इज़ वर्ल्ड बैंक एंड अनदर इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 3rd इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड 4th इज़ नीति आयोग। आपको बताना है ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। आप यहाँ पर देखोगे ये जून लिखा हुआ है, तो 2 एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जनवरी का ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और अभी जून 2020 का भी रिलीज़ किया जा चुका है, ठीक है। किसके द्वारा, आप नीचे देख सकते हो, दिस इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी जो पर्टिकुलर कंट्री है उसकी इकोनॉमी की क्या स्थिति है, तो आफ्टर कोविड-19 का एनालिसिस करके यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई है कि किस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के सामने चैलेंजेस आने वाले हैं। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है। तो इसका आंसर होगा आपका वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, साल में 2 बार निकाली जाती है, 1 एडिशन इन जनवरी एंड अनदर एडिशन इन जून, ठीक है। काफ़ी सारे सजेशंस इसने दिए हैं आफ्टर कोविड-19 किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। ये क्वेश्चन है आपका ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेजेस पर। जो आप देखोगे हरियाणा में ये इशू काफ़ी ज़्यादा आया था, जहाँ पर आप देखोगे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हिंदी जो लैंग्वेज है उसको कंपलसरी वहाँ पर कर दिया था या जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था कोर्ट्स की। उसके बाद कई एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी कि बेसिकली जो इंग्लिश का प्रोविज़न है वो सब कोर्ट्स में होना ही चाहिए, हिंदी को एज ए ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज यहाँ पर लाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आप देखो इससे रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज इन इंडिया। जो आपकी आधिकारिक कोर्ट की भाषाएं हैं उससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट, द प्रोविजन ऑफ ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी इन प्रोसीडिंग्स हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, एमपी एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो जो आपकी 4 हाई कोर्ट यहाँ पर लिखी गई है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। यहाँ पर जो हिंदी है उसका ऑप्शनल यूज़, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर हिंदी को प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 348 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise provides। जब तक संसद कोई कानून या नियम नहीं बना दे, जब तक आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो किस में चलेगी, अंग्रेजी भाषा में ही चलेगी। तो आप देखोगे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। बेसिकली होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रोविजन है, लेकिन धीरे धीरे हिंदी को भी एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज वहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप स्टेट्स के अंदर देखोगे तो स्टेट्स के अंदर भी एज ए ऑप्शनल यूज़ में हिंदी लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है, बट अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है कोर्ट्स के अंदर। अभी हरियाणा ने जब दिया था तो उस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़े हुए थे, तो उस इश्यू को एक बार आपको ढंग से पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर ये प्रोविज़न नहीं है। उत्तराखंड की जगह यहाँ पर क्या आएगा, बिहार, ठीक है। उत्तराखंड की जगह अगर मैं बिहार कर दूंगा तो ये आपका सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कौन सा सही है, आपका स्टेटमेंट 2 इज़ राइट, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही है।
तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपकी जो प्रोसीडिंग्स चलती थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 2019 के अंदर ही ये प्रोविज़न आया था, उससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स किस में चलती थी, इंग्लिश में ही चलती थी। ठीक, ध्यान रखना, सारे के सारे ऑर्डर्स, सारे के सारे जजमेंट्स वगैरह किस में ही आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स है जहाँ पर प्रोविज़न है कि बेसिकली वहाँ पर वैकल्पिक तौर पर हिंदी को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार। ठीक है, हरियाणा की वजह से ये इशू न्यूज़ में आया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भारत के रिसर्च स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, आपको बताना है कौन सा रिसर्च स्टेशन करेक्टली मैच है। ठीक है, 4 रिसर्च स्टेशन के मैंने नाम लिखे हैं। पहला आप देखोगे मैत्री, मैत्री के सामने लिखा है अंटार्कटिका। ठीक है, भारती के सामने लिखा है आर्कटिक, हिमाद्री के सामने लिखा है अंटार्कटिका और इंड ARC के सामने लिखा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये 4 रिसर्च स्टेशंस के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस टाइप के स्पेस रिसर्च स्टेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बेसिकली आर्कटिक और अंटार्कटिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड जो एडवांस डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ अवर भारती स्पेस रिसर्च स्टेशन। कौन सा स्टेशन है हमारा? भारती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैत्री है, मैत्री आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मैत्री आपको देखने को मिलेगा आपका अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, आप समझना है, गलत है। ठीक है, अब आप कैसे याद करोगे? याद रखने का सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अगर आपको याद रखना है, देखो आप याद रखोगे हिमाद्री से। कैसे याद रखोगे? पहले हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री आपका कहाँ पर जाएगा? हिमाद्री आपका जाएगा, हिम से मतलब आपका हिमाचल से याद रखोगे। हिमाचल कहाँ पर है? ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड आर्कटिक ओशन है या अंटार्कटिक ओशन है? आप बोलोगे ऊपर की साइड आर्कटिक है, नीचे की साइड आपका अंटार्कटिक है। तो हिमाचल कहाँ पर है आपका, या हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ के अंदर। तो नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक। तो हिमाद्री भी कहाँ पर होगा? आर्कटिक के अंदर। ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। अब देखो सेकंड याद करो आप, इंड ARC। इंड ARC मतलब इंडिया से आप याद करोगे। इंडिया की पोजीशन भी आपको कहाँ मिलेगी? नदर्न साइड में मिलेगी। ठीक है, ऊपर की साइड में मिलेगी, नीचे की साइड तो नहीं मिलेगी, अंटार्कटिक साइड तो ऊपर की साइड मिलेगी। तो ये भी कहाँ पर होगा? आपका आर्कटिक ओशन के अंदर। दूसरा भी आपका गलत हो गया, मतलब हिमाद्री भी आपका आर्कटिक ओशन में है, इंड ARC भी आपका आर्कटिक ओशन में है। अब आपको 2 याद करने हैं, मैत्री और भारती वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो आपको मैत्री याद करना है, तो मैं मैत्री यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपका जो मैत्री स्पेस रिसर्च स्टेशन होगा ये आपका कहाँ पर होगा? अब सोचो, सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है। हमने आर्कटिक का काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब सोचो इंडिया को आपने, जब आप कहाँ पर ले लिया इंडिया को आपने ले लिया आर्कटिक के अंदर, तो भारतीय ऑटोमेटिकली कहाँ पर जाएगा? अंटार्कटिक के अंदर। तो यहाँ पर गलत हो गया। सोचो, भारत नहीं, भारती की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इंडिया आपका हिमाचल में आपने ले लिया या आर्कटिक के अंदर ले लिया, तो भारत, इंडिया का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? भारत। तो इंडिया एक ऊपर आ चुका है, तो भारत को हम कहाँ पर लेके जाएंगे? फिर नीचे। तो तीसरा आपका कहाँ पर हो गया? अंटार्कटिक में। 3 याद हो गए। हिमाद्री मतलब हिमालय से ऊपर नॉर्थ की साइड, आर्कटिक में होगा। इंडिया भी पोजीशन कहाँ पर है? हिमालय के पास ऊपर की साइड, तो इसका भी कहाँ पर होगा? आर्कटिक के अंदर होगा। जब इंडिया आर्कटिक के अंदर आ गया तो भारती कहाँ पर जाएगा? अंटार्कटिक के अंदर। तीनों गलत हो गए, बचा क्या आपका? मैत्री। तो सिर्फ यही सही है, मैत्री कहाँ पर होगा? आपका अंटार्कटिक के अंदर। तो 1 ओनली इज द आंसर। ठीक है, भारत की सहायता देने के लिए जो हमने मित्रता की हमने साथ में, वो कहाँ पर कर ली हमने? अंटार्कटिका में। तो भारती और मैत्री तो हो गए आपके अंटार्कटिका में, हिमाद्री और इंड ARC हो गए आपके आर्कटिक के अंदर। चारों आपको याद हो गए होंगे, काफ़ी न्यूज़ में होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्टेट है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स? तो आप देखोगे दिस इज द मिजोरम। ठीक है, मिजोरम स्टेट ने यहाँ पर दर्जा दिया है किसको? स्पोर्ट्स का एज ए इंडस्ट्री को दर्जा दिया है, जिसका कारण है यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, क्योंकि आप देखोगे मिजोरम के अंदर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं। तो मिजोरम का स्पोर्ट्स सेक्टर काफ़ी अच्छा है, उसमें इन्वेस्टमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो कैबिनेट की, जो मिजोरम कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है दैट दे विल प्रोवाइड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ध्यान रखना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने किसी स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। ध्यान रखेंगे सब लोग, मिजोरम डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज़ द मिजोरम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियन एलिफेंट्स के बारे में। आपको पता है एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं इस वीक में, तो एशियन एलिफेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो आप देखोगे जनरली जो एशियन एलिफेंट्स है आपके जो सोमालियन एलिफेंट्स हुए, ठीक है, उसके अलावा जो आपके दूसरे श्रीलंकन एलिफेंट्स हुए, तो अलग अलग पार्ट्स में इनको वर्गीकृत किया जाता है। अभी आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियन एलिफेंट्स। फर्स्ट वन इज द Asian elephants are included in the Appendix 1 of UN Convention on Migratory Species। ठीक है, पहला पूछा गया है, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है, मेरी वीडियो भी अवेलेबल है CMS पर, जिसको नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज़। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक अभी आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट पूछा है कि एशियन एलिफेंट को या एशियाई हाथी को जो CMS है उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इसको इंक्लूड किया गया है। दूसरा आप देखोगे एलिफेंट्स को यहाँ पर लिखा गया है कि इसको प्रोटेक्शन मिलती है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत। एंड थर्ड वन इज द इट इज़ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। जो मैंने आपको बताया था IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया हम बात कर रहे हैं एशियन एलिफेंट्स के बारे में, जहाँ पर अलग अलग आपको कैटेगरी मिलेगी, जैसे कि सोमालियन एलिफेंट आपको मिलेंगे, श्रीलंकन एलिफेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट में CMS की सबमिट हुई थी और इंडिया में ही हुई थी, गुजरात के गांधीनगर में सबमिट हुई थी, ठीक है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है जो CMS वाला है। तो ध्यान रखना एशियन एलिफेंट्स को इंक्लूड कर लिया गया है आपका UN कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज़ के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इनको सुरक्षा किसके माध्यम से दी गई है, वन्य जीव अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 के माध्यम से। और इवन आप देखोगे कि बेसिकली इनको अगर कोई मारता है या कोई इनका शिकार करता है 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और बिल्कुल सही बात है एंडेंजर्ड लिस्ट में इनको डाला गया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा, डी ऑप्शन आप करेंगे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी और आपका क्या होगा ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। डी स्टेटमेंट आप देखेंगे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। डी ऑप्शन में आप करेक्शन कीजिएगा और लिख दीजिएगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक चेंजेस हुए हैं। मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान जब पढ़ाया था, मेरी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर मैंने MSME का नया क्राइटेरिया बताया था। अभी फिर से MSME के अंदर एक चेंजेस किया गया है। तो आप देखो यहाँ से आपको आंसर करना है, एक कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है, उसको हम क्या बोलेंगे। अभी तक आप देखोगे जो मैंने आपको याद करवाया था, ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो नया क्राइटेरिया था इसमें आपने याद किया था 15, फिर आपने पीछे एक 0 लगा दिया था तो 10 और 50, फिर इनको डबल कर दिया था तो 10 का 20 और 50 का 100। ध्यान रखना माइक्रो और स्मॉल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। माइक्रो और स्मॉल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या चेंज हुआ है, अभी मीडियम के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया गया 50 करोड़ और टर्नओवर कितना कर दिया गया 250 करोड़। ध्यान रखना अभी इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। 2 सिंपल चेंजेस किए गए हैं। मीडियम के अंदर इन्वेस्टमेंट को 50 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर को 250 करोड़ कर दिया गया है। आप न्यूज़ देखेंगे, इस न्यूज़ के अंदर आप पढ़ पाएंगे एज पर द न्यू डेफिनेशन अ कंपनी विद अप टू ₹50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड अप टू 250 करोड़ टर्नओवर इज क्लासिफाइड एज ए मीडियम, ठीक है। तो इतना सा चेंज किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली अभी लेटेस्ट में 2 बार चेंज किया जा चुका है। ये जो चेंज मैंने आपको बताया आत्मनिर्भर भारत के दौरान किया गया था, ठीक है। ये पुराना क्राइटेरिया था, पुराना आपको याद नहीं रखना। नए क्राइटेरिया के अंदर मैंने आपको बताया था, अब पहले क्या था सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही था, अब इन्वेस्टमेंट अलग से आ गया, टर्नओवर अलग से आ गया, 2 पैरामीटर आ गए। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को मिक्स कर दिया जो कि पहले अलग अलग होता था। माइक्रो और स्मॉल का सेम रहेगा, मीडियम का भी 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया 50 और टर्नओवर कितना कर दिया 100 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मीडियम एंटरप्राइजेज, यही लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस होते हैं तो आपको अपडेट रखना आवश्यक है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में आ जाइए, ये सारा का सारा रीजन जो मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया चाइना और बेसिकली इंडिया नेपाल के रेफरेंस में, तो आपको इसका आंसर करना है कि निम्न में से जो सामने लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड रीजन और सामने लिखा हुआ है कौन सी कंट्रीज़ के बीच का है, आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा करेक्ट है। पेंगोंग सो के सामने लिखा हुआ है इंडिया चाइना, काला पानी के सामने लिखा हुआ है इंडिया नेपाल, देपसांग प्लेन के सामने लिखा हुआ है इंडिया भूटान और नाकुला पास के सामने लिखा हुआ है इंडिया चाइना। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे कौन सा करेक्ट है। पेंगोंग सो बिल्कुल सही है आपका,
इंडिया चाइना मैंने आपको पढ़ाया था, पेंगोंग सो लेक, ठीक है। काला पानी बिल्कुल सही है आपका, इंडिया नेपाल के रेफरेंस में मैंने आपको पढ़ाया था काला पानी रीजन, जहाँ पर मैंने आपको काली रिवर के बारे में, गंडक रिवर के बारे में, सारा का सारा रीजन मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नाकुला पास भी मैंने आपको बताया था, सिक्किम के अंदर है, इंडिया चाइना की जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर डिस्प्यूट होता है ये आपका। और देप्सांग प्लेन आपका कहाँ पर है, ये भी आपका इंडिया चाइना के अंदर है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी एक करेक्शन करना, आप यहाँ पर आप कर लेना 1 2 4, डी ऑप्शन में आप क्या करोगे 1 2 और 4, ध्यान रखना डी ऑप्शन में आप एक चेंज करोगे यहाँ पर 1, 2, 4, तो इसका कौन सा सही है आपका, फर्स्ट सही है, पेंगोंग सो इंडिया चाइना के रेफरेंस में, काला पानी इंडिया नेपाल के रेफरेंस में, देप्सांग प्लेन भी किसके रेफरेंस में, इंडिया चाइना के रेफरेंस में, और नाकुला पास आपका इंडिया चाइना के रेफरेंस में। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 4 आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। डी ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिएगा 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रीजन आप देख सकते हो, दिस इज द पेंगोंग सो, ये हमारी कौन सी बाउंड्री है, मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताए थे बाउंड्री के, दिस इज अवर वेस्टर्न सेक्टर, दिस इज अवर ईस्टर्न सेक्टर, इंडिया चाइना का है, उसके अलावा दिस इज द काला पानी जो मैंने आपको बताया था नेपाल के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये एक इनिशिएटिव है जो एनवायरनमेंट डे पर लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आई कॉमेट इनिशिएटिव, ठीक है। ध्यान रखना ये इनिशिएटिव एनवायरनमेंट डे को 5 जून को लॉन्च किया गया है। पढ़िए इसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आई कॉमेट इनिशिएटिव, ठीक है। आई कॉमेट इनिशिएटिव के बारे में तो आप फर्स्ट पढ़ेंगे, इट इज़ ड्रिवन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंदर एक एजेंसी आती है जिसको हम बोलते हैं EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंसी है, यूपीएससी 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। सेकंड बोला गया स्टेटमेंट, द इनिशिएटिव इज ए कॉल टू स्टेक होल्डर्स एंड इंडिविजुअल्स टू कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी इफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, सतत विकास को प्रमोट करना, ताकि हम फ्यूचर के अंदर एक सतत एनर्जी सिस्टम को हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज आई कॉमेट कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, किसके द्वारा लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कब लॉन्च किया गया, ऑन एनवायरनमेंट डे 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पहला बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बेसिकली आपको एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और साथ में एक ऐसा एनर्जी सिस्टम डेवलप करना जो वातावरण के अनुकूल हो, सतत विकास की अवधारणा को बल देता हो। बोथ आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द आंसर, ठीक है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नीचे आपको विजिबल भी है कि आप देख सकते हो आंसर सी, ठीक है, वो हम हटाना भूल गए, तो आपको एक हेल्प मिल गई इस क्वेश्चन के अंदर कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, ठीक है, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14, अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की गई थी 4 जून को, जहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण समझौते साइन किए गए थे। आपको पढ़ना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इन 2018-19 वॉज अराउंड $21 मिलियन। कितना ट्रेड था 2018-19 में, $21 मिलियन के अराउंड में। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रेस्ड दियर रिलेशनशिप टू कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आफ्टर ए वर्चुअल समिट ऑन जून 4, 2020। जो 4 जून 2020 को समिट हुई उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप क्या हो गई, कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो चुकी है, ठीक है, व्यापक रणनीतिक भागीदारी में बदल चुकी है, ठीक है। थर्ड बोला गया है, अभी दोनों में नो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स वाला एग्रीमेंट भी है, ठीक है। इस पर हमने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों को, जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चलती है, ठीक है। और साथ में जॉइंट डिक्लेरेशन इशू की गई है, किसको लेकर, आपका इंडो पैसिफिक या एशिया प्रशांत क्षेत्रों को लेकर। ध्यान रखना, अभी जो वर्चुअल मीटिंग हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पहली चीज़, 9 महत्वपूर्ण समझौते साइन हुए हैं सारे के सारे सेक्टर में, चाहे डिफेंस हो, चाहे मेरीटाइम हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते साइन हुए हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 9 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें आपका परिवहन समझौता या लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी यहाँ पर शामिल है। साथ में आपका समुद्री जो समझौता है, इंडो पैसिफिक एशिया प्रशांत को लेकर जो समझौता है, काफ़ी अच्छी कोऑपरेशन यहाँ पर रही है। साथ में यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप एक और ऊपर लेवल चढ़ गई है, जिसको हम नाम देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किसके
किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, जून 4 2020 की जो सबमिट हुई है हमारी। और ध्यान रखना दोनों के बीच का ट्रेड कितना था आपका? ट्रेड लगभग $21 मिलियन के आसपास था। ये डेटा आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट 2 और 3 आपको याद होना चाहिए। सी इज़ द आंसर, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सी इज़ द आंसर, ऑल आर करेक्ट। आप देख सकते हो दिस इज़ द वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द, अभी सारी की सारी मीटिंग किस पर हो रही है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। दिस इज़ द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 9 की पैक्ट साइन किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया समिट में। सारे सेक्टर में आपको मिलेंगे, चाहे डिफेंस हो, चाहे मेरिटाइम हो, चाहे स्पेस हो, चाहे आपका बेसिकली जो इंडो पैसिफिक को लेकर हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खरीफ फसलों को लेकर उनकी एमएसपी या उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो आर्थिक मामलों की समिति है। किसकी रिकमेंडेशन पर? आपका जो एग्रीकल्चर कमीशन है, जिसको हम CACP के नाम से जानते हैं, उस कमीशन की अनुशंसा पर आपकी जो आर्थिक मामलों की समिति है उसने यहाँ पर क्या जारी की है? MSP जारी की है। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ द MSP, जो आपका ये 2019-20 वाली है, उससे कंपेयर कर सकते हो जो अभी हाल ही में जारी की गई 2020-21 की। धान का मतलब आपका पेडी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सारी फसलों की जो भी आपकी खरीफ की फसलें हैं उनकी MSP जारी की गई है। साथ में ये भी बताया गया है कितनी वृद्धि है, पहले 1815 थी तो अभी 1868 हो गई, तो कितना यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है ये भी आप देख सकते हो सारी फसलों को लेकर। और जो MSP जारी की जाती है 1.5 गुना, सोचो अगर आपकी लागत 100 रुपये है तो गवर्नमेंट आपको कितने देगी? 150 रुपीज़ देगी, ताकि किसान को 50 रुपये का लाभ वहाँ पर हो सके। तो जो भी उत्पादन लागत है उसका 1.5 गुना MSP लगभग जारी किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान रखना ये फसल की बुआई से पहले ही जारी की जाती है। आपको पता है अभी खरीफ की फसल की बुआई भी नहीं हुई है और MSP जारी की जा चुकी है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स? आपको बताना है। फर्स्ट मेज, सेकंड मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों, वीट का मतलब गेहूं, पेडी का मतलब धान और ग्राउंडनट का मतलब आपकी मूंगफली। आपको बताना है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें? मेज, ठीक है, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, मेज है या नहीं है? मेज खरीफ की फसल है। मस्टर्ड है क्या? नहीं है। सरसों नहीं है, रबी की फसल है। गेहूँ है क्या? नहीं है, गेहूँ भी रबी की फसल है। पेडी है क्या? हाँ जी, खरीफ की फसल है। ग्राउंडनट है क्या? हाँ जी, खरीफ की फसल है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा 1, 4 और 5। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ भी करना पड़ेगा एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मेज आपकी है, ठीक है, मस्टर्ड नहीं है, वीट नहीं है, पेडी और ग्राउंडनट आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो 1, 4, 5 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट है, 4 करेक्ट है और 5 आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के रिलीज़ किए हैं, इसने पूरा का पूरा होलिस्टिक कवरेज आपको पूरा वीक का दे दिया है। अपने सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट